हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जो जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वो एक थम्स अप विथ योर नेम शो कर देंगे मुझे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सब हमारी क्लास में जुड़ गए हैं। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ ट्रेवल पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हमारा पार्ट 2 है। टॉपिक का नाम है ट्रेवल। और फटाफट जुड़ते जाइए, अपना नाम भेजते जाइए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ बिल्कुल टाइम पर जुड़ जाऊँ। और आज करवा चौथ का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं त्यौहार की। काफ़ी लोग बिज़ी भी होंगे बट इट्स ओके। आप को मैंने बताया था कि अगर आप लाइव नहीं हो सकते हैं किसी भी कारण से, कोई भी फेस्टिवल है, कभी कुछ ऐसा आपको अर्जेंट वर्क हो जाता है, देन आप बाद में जो वीडियो है वो देख सकते हैं। जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं ये फिर वीडियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अच्छा ये लग रहा है कि बहुत लोग आज जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इतनी खुशी होती है जब इतने सारे नाम दिखते हैं, और तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सब जुड़ जाते हैं। तो तो सबका नाम एक बार मैं ले लेती हूँ। मुझे भी खुशी होती है सबका नाम लेने में। रश्मि जी, कुंदन जी, रोहित जी, आशुतोष जी, संगीता जी, कुंदन जी, शिवांगी जी, ज्योत्सना जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, अभी ठीक आ रही है? देखिए मैंने थोड़ा सा माइक ठीक कर लिया, थोड़ा दूर हो गया था माइक, अभी मैंने एडजस्ट कर लिया है। और बहुत अच्छा लगता है, और पहले से आप लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं बिल्कुल टाइम से, तो बहुत खुशी होती है। शाहीन जी गुड इवनिंग। और आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि कल की गूगल मीट आप लोगों को कैसी लगी, कैसा लगा हमारे साथ मीटिंग करना। ये हमारी फर्स्ट गूगल मीट थी जिसके थ्रू हम जुड़े थे। तो जिन्होंने भी अटेंड करे गूगल मीट, आपको कैसा लगा? ज्योत्सना जी को बहुत टेंशन हो गई है कि मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं किया है। नहीं यार, मैंने करवा चौथ का नहीं किया है व्रत। हमारे यहाँ तीज का व्रत रखा जाता है। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने कंफर्मेशन कर दिया कि आवाज़ ठीक आ रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि आज इतनी सारी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि त्यौहार ऐसा है कि वाकई में अ, व्रत में जो होते हैं उनको तकलीफ़ होती है, वो दिन भर इतना एग्जर्शन नहीं ले पाते हैं। हाँ जी, कल हमारी गूगल मीट हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो टेलीग्राम पर हैं, उनको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर, और उसके थ्रू आप हमारे साथ गूगल मीट कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं भूमि जी, इट्स ओके। अगर आपने कल गूगल मीट नहीं कर पाई है तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे आपका शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में ही आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पर आ जाइए। इससे आपको एवरीडे की जो नोटिफिकेशंस है वो मिल जाती है। कभी मान लीजिए किसी कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, कभी हो जाता है अर्जेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उसमें आपको एक नोटिफिकेशन डाल दूंगी कि भाई आज की क्लास हमारी नहीं हो पाएगी। तो आप फालतू में बैठ करके वेट नहीं करेंगे, आपको मिल जाएगी एक नोटिफिकेशन। या हमारी क्लासेस जो हैं वो किसी और टाइम पे मान लीजिए हम शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह की नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्लास, तो वो उसमें आपको मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कभी टाइम टेबल की बात होती है, कभी सिलेबस की बात होती है, तो मैं उसमें डाल दिया करती हूँ। आपको क्लासेस की लिंक भी उसमें मिल जाती हैं। ठीक है।
तो कोई बात नहीं, अगर आप टेलीग्राम पे है आपको पता नहीं चला, मैंने कल एक बार रिकॉल भी किया था, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट वीक फिर करेंगे एक मीटिंग, जिसमें मीटिंग में बेसिकली हमारा यही था कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम थी कि साइंस की क्लासेस नहीं हो रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये बात कही, और बहुत जल्द आप लोगों की साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ईवीएस की हमारी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, और साइंस के लिए हम बहुत जल्द क्लासेस ले आएंगे। जो सेकंड पेपर के लिए साइंस चाहिए वो आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सुहानी जी और भूमि जी, कुंदन जी, सबको गुड इवनिंग। बहुत अच्छी बात है, और ये जो आप लोग आपस में हमारे साथ मिलकर के कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यही चीज़ हम चाहते थे कि एक गूगल मीट हम करें, जिससे कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा सा हमारे साथ ओपन हो जाएं, और हर चीज़ को आप इजीली पूछें। क्योंकि अगर आप झिझक के रहेंगे, हेजिटेट करके रहेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ओपनली जो भी दिक्कत आ रही है वो पूछिए। अगर मुझे आंसर पता है मैं तुरंत आपको आंसर दूंगी, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं थोड़ी जानकारी मुझे कम है, या कहीं अभी मुझे पता करना बाकी है, तो मैं आपको पूछ के बताऊंगी, है कि नहीं। तो ये आप लोग जो है क्लासेस में इस तरह से रेगुलर जुड़िए, और टेलीग्राम पे प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाइए। इसमें कोई भी आपको खर्च नहीं होने वाला है, कोई पैसे आपके नहीं लगेंगे, सिर्फ ये हो जाता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ओ आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को वो कह रहे हैं लाइक करने के लिए, दैट्स नाइस। ऐसे स्टूडेंट तो भाई मॉनिटर बनने लायक हो गए अब तो ये। तो लाइक कर दीजिए, सचमुच आपका लाइक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं क्लासेस को। क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, हम भी इंतज़ार करते हैं कि हम क्लासेस करें, और जब आप आगे चल के आप भी टीचर बन जाएंगे, और कई लोग तो टीचर होंगे, तो वो फील करते होंगे उस चीज़ को, कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड भी चाहिए होता है, जो हमेशा आपके पेमेंट से या पैसों से, सैलरी से आपका रिवॉर्ड नहीं बनता है। जब बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, जब उनके पेरेंट्स आके आपकी तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो ये एक ग्रेट रिवॉर्ड होता है एक टीचर के लिए। तो हम सभी टीचर हैं, और सब अपने लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे, सब तालियां बजाएंगे, और प्राउड फील करना चाहिए कि हम टीचर हैं, और जो देश के हम भविष्य निर्माता हैं। हमारे हाथ में बहुत कुछ है। हमें लगता है कि अरे हम तो टीचर हैं, सिर्फ ऐसा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। टीचर का जो ओहदा होता है वो बहुत ऊंचा होता है, गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और बहुत हमें इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छा है। हाँ जी, आशुतोष जी से सहमत हूँ मैं। और सभी एक जोरदार क्लैपिंग करिए, और क्लास स्टार्ट करते हैं। फिलअप फॉर्म के साथ आप जुड़ चुके हैं, और आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। रोज़ 6 to 7 में आप लोगों की क्लास लेने के लिए आ जाती हूँ। और फिलअप फॉर्म में जब आप जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। नेट की भी क्लासेस जो हैं 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। जो नेट की भी चाहते हैं क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट की जो हमारी बैच है, वर्षा मैम जो हैं सोशल स्टडीज़ लेती हैं 9 AM पे। सोशल स्टडीज़ के लिए कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कल भी था कई लोगों को कन्फ्यूज़न, वो थोड़ा मैं आप लोगों को दूर कर देती हूँ कि सोशल स्टडीज़ जो है वो पेपर 2 के लिए है, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग क्लियर रखिएगा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको आप थोड़ा समझिए प्लीज़। चंद्रशेखर सर मैथ्स लेते हैं 10 AM पे। मैथ्स आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगी, तो इनकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लासेस लेती हैं 1 PM पे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज ये आपकी पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी इंग्लिश होगा, जिन्होंने भी इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। रितु मैम आपकी सीडीपी की क्लास लेती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपकी पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं। आरती मैम हिंदी की क्लासेस लेती हैं 10 PM पे। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो दोनों में ही आपकी हिंदी की क्लासेस ज़रूरी हैं। और ईवीएस जो है वो आपका पेपर 1 के लिए है, जो आपकी क्लासेस होती हैं 6 PM पे। और मेरा नाम सोनाली, जो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है।
तो जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ये चाहते हैं एक फेवर कि आप थोड़ा लाइक करके जाएं, कंजूसी ना करें लाइक में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम से आप सब मिल ही लिए हैं, ये हमारी टाइमिंग है, जो न्यू बच्चे हैं थोड़ा देख लेंगे इस चीज़ को। और जो क्लासेस हमारी हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपको कोई भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने साइंस लेकर के अपनी पढ़ाई करी है, उनके लिए मैथ्स और साइंस जो है सेकंड पेपर में वो देंगे, और जो आर्ट्स लेकर के पढ़ रहे हैं वो एसएसटी सब्जेक्ट लेकर के देंगे। तो कंफर्टेबल उनके लिए यही होगा, और अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट की उनका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वो चॉइस जो है आपकी परफेक्ट होगी, ठीक है ना। तो ऐसा आप देखेंगे कि सेकंड पेपर में एसएसटी भी है और आपकी मैथ्स और साइंस भी है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई एक लेना है, या तो आप मैथ्स साइंस लेंगे या फिर एसएसटी लेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। और मैं सॉरी भूल गई, आज आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं एग्ज़ाम का जो पैटर्न है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का वो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, बट मैं भूल गई। आफ्टर क्लास मैं वो ज़रूर आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप लोग। सिलेबस मैंने एक बार भेज दिया था आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं दोबारा उसको भी आज फिर से डाल दूंगी, तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में। वैसे हमारे अब 2 टॉपिक्स लेफ्ट रह गए हैं, ट्रैवल और फिर वर्क वी डू, जो हम काम करते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। और ट्रैवल जो है हमने कल ट्रैवल का पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट जो है और रोडवेज है, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। रोहित जी टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जब नीचे जाएंगे तो आपको लिंक शो होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रैवल के बारे में हमने कल इतना पढ़ लिया था। आज हमारा जो है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो एयर ट्रांसपोर्ट सुनने से ही आप समझ सकते हैं कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो एक्सपेंसिव बहुत होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, उतना पॉकेट फ्रेंडली ये नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारी जेब जो है ये कतर देता है, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके। बट ये बहुत ही फास्ट है, सबसे तेज़ अगर हम कहें तो सबसे तेज़ यही है कि हम बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं सिलेबस और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है एक बार आज फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो जो नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह परिवहन का सबसे तेज और महंगा साधन है। कौन सा साधन है ये? एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। होल वर्ल्ड इज नियरली कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, पूरा विश्व हवाई परिवहन के माध्यम से लगभग जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में बहुत जगह हवाई अड्डे बनते जा रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पे भी धीरे धीरे ये हवाई अड्डे जो हैं वो बन रहे हैं। और अब काफ़ी पहले की तुलना में बहुत सारे ऐसे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बन चुके हैं, जिससे कि इजी हो गया है लोगों के लिए। पहले पहले बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ही मिलता था, अब तो थोड़े थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस वाले भी जो हैं एयरवेज जो हैं आपको मिल जाते हैं, इजी हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो देश के अंदर होते हैं जो उनको कहा जाता है घरेलू, ठीक है, और जो देश के बाहर होते हैं वो इंटरनेशनल हो जाते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। देयर आर 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक मतलब जो मैंने आपको बताया घरेलू, ठीक है। तो देयर आर 12 इंटरनेशनल, 12 आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कई घरेलू हवाई अड्डे हैं। कई लिखा है मतलब काफ़ी सारे होंगे, गिनती भी नहीं करी जा रही है, मतलब काफ़ी हैं, ठीक है। और थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट प्लेस विथ हाईली डिफ़िकल्ट टेरेन कैन बी कनेक्टेड ईजीली, मतलब जो हवाई परिवहन के माध्यम से हैं हम अत्यधिक कठिन भूभाग वाले जो स्थान होते हैं उसको भी आसानी से हम जोड़ पाते हैं, क्योंकि देखिए ज़मीन पर हम इजीली चल पाते हैं, वहाँ रोड बन गया है, कंस्ट्रक्टेड किया गया है, रोड तैयार किया गया है, हमने गाड़ी चलाई, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच गए।
उसके बाद रेल लाइन में भी ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पटरियाँ हैं वहाँ वहाँ तो रेल इजीली चली जाएगी, ये भी इजी है। और शिप अगर हम चलाते हैं, वाटरवेज की बात करें तो वो भी चली जाती है। लेकिन कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रोड बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ इतना लैंडस्लाइड होता है, ऐसे पहाड़ी जगह होती हैं, माउंटेनी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ रहती हैं कि वहाँ पे जो रोड है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जगहों पे भी क्या होता है कि जो हवाई यात्रा होती है वो आसानी से कर ली जाती है, मतलब डिफ़िकल्ट जो भी एरियाज़ होते हैं उसको भी इजीली पार किया जा सकता है। ओके, रोहित जी का ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम का। हाँ, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ रही है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो टेलीग्राम का लिंक कई लोगों का ओपन नहीं हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। मैं बात करती हूँ हमारे सर से और एक बार उनसे मैं डिस्कस करूँगी इस बारे में कि कई लोगों का कल भी ये प्रॉब्लम था कि लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके लिए, फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को इस बारे में फिर बताती हूँ। तो देखिए कि ये जो है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। ये सीधी सी बात है, लेकिन उसमें एयर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें एयर ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, होगा तभी आप टिक कर सकते हैं उसमें। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर सबसे सस्ता आपको पूछेगा कि सबसे जो चीपर ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का साधन है, सबसे सस्ता कौन सा है, तो अगर ऐसे हम देखें तो सबसे सस्ता जो होता है वो कौन सा होता है, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी दूरी जो है कम खर्च में आप तय कर सकते हैं। रोडवेज उसके बाद आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आपका वाटरवेज दिया ही नहीं रहेगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो आंसर है वो किसके नज़दीक है, आपको ये वहाँ पे एनालिसिस करना है। टॉपिक में तो वो है ही नहीं, तो आप ये देखेंगे कि हाँ, जो रोडवेज हैं, मतलब जो हम रास्ते के माध्यम से जाते हैं, जैसे कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बस हो गई, तो ये सब क्या हुआ, आपका सस्ता पड़ेगा। यस दिलीप जी, बस, तो बस जो है आपका रोडवेज में आ गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाएगा। फिर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि कितने इंटरनेशनल जो हैं वो हवाई अड्डे हैं हमारे देश में, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं वो हैं 12। ठीक है, ओके, सिलेबस हिंदी में भी आप लोगों को चाहिए, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो क्वेरीज़ है उसको हम निधि जी का क्वेश्चन है, मैम ये क्लास पेपर 1 के लिए। हाँ निधि जी, ये ईवीएस जो है ये पेपर 1 के लिए है, क्लास 1st to 5th के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो पेपर 1 के लिए आपका ईवीएस है। कई ऐसे आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पेपर 1 और 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो ईवीएस आपका पेपर 1 के लिए है, जो क्लास 1 to 5th को पढ़ाएंगे उन टीचर्स के लिए है। ठीक है, और जो साइंस आपका रहेगा वो आपका पेपर 2nd के लिए है, जो बाकी 6 to 8 क्लास में जो टीजीटी के लिए पढ़ाएंगे उनके लिए है। ठीक है, तो ये आप लोग अब क्लियर हो जाइए कि ईवीएस जो है आपका पेपर 1 के लिए ओनली है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। तो अब देखा जाए तो हमारा अगर इसमें से छांटने के लिए कहा जाए तो सबसे सस्ता आपका हो गया जल परिवहन, मतलब वाटरवेज। ये ऑल ओवर में हम वाटरवेज ही लिखेंगे, ये क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए हम किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमको टिकट लेनी पड़ती है और टाइम टेबल भी देखना होता है। ऐसे नहीं कि हम कभी भी कहीं पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हम चढ़ जाते हैं गाड़ी में और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम एक कहीं भी ये यात्रा भी कर रहे हैं तो वहाँ हमको टिकट भी लेना पड़ता है उस गाड़ी का, और उसके टाइम टेबल का भी हमको पता होना ज़रूरी है। अब जैसे आप क्लास में आ रहे हैं तो आपको पता है ना टाइम टेबल, कि हमारे क्लास का टाइमिंग क्या है, आप ऐसे ही कभी भी नहीं आ सकते। तो टाइम टेबल तो देखिए हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पढ़ाई का भी टाइम टेबल बनाते हैं,
क्लासेस में आने का टाइम टेबल बनाते हैं, कई लोग अपने घरों में भी टाइम टेबल बनाते हैं। निधि जी, एसएसटी की क्लास आपकी मॉर्निंग में 9 o'clock होती है, एवरीडे होती है। वर्षा मैम लेती हैं वर्षा मैम लेती हैं, उनका नाम वर्षा मैम है, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक वर्षा मैम लेती हैं। तो वो आपकी क्लासेस लेती हैं 9 o'clock पे, मॉर्निंग में उनकी क्लास होती है। ठीक है, तो आप लोग क्लास देखिए शुरू से अटेंड किया करिए। मैं रोज़ रिपीट करती हूँ, जो बच्चे रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं टाइमली उनको सब कुछ पता है। ठीक है, तो एसएसटी की मॉर्निंग में 9 बजे क्लासेस होती हैं। तो देखिए टिकट लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है और हमें टाइम टेबल पता होना भी ज़रूरी होता है। अब टिकट फॉर ट्रैवलिंग बाय एनी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर किसी भी तरह का हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमको वहाँ टिकट जो है वो मस्ट है, ज़रूरी है। रेलवेज़ हो, रोडवेज़ हो, एयरवेज़ हो, वाटरवे हो, कोई भी हो, वन नीड टू टेक अ टिकट। टिकट्स आर टू टाइप, फर्स्ट होता है रिजर्व और दूसरा होता है अनरिजर्व, मतलब एक आरक्षित और दूसरा अनारक्षित। तो टिकट और समय सारणी सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग के किसी भी माध्यम से यात्रा करने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेन की टिकट आजकल क्या करना पड़ता है, बहुत पहले से बुक कराना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपको प्लेन की टिकट, एरोप्लेन की टिकट करानी है तो वो भी आपको पहले से करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले से कराओ। खासकर जो एयर टिकट्स होती हैं उनको आप पहले से कराते हैं तो आपको कुछ कम खर्च में वो फिर भी मिल जाती हैं। लेकिन आप अगर तुरंत तुरंत कराते हैं, 1-2 दिन के अंदर का ही आपको टिकट चाहिए, तो उसका कॉस्ट और भी बढ़ जाता है। जैसे आप ट्रेन की टिकट कराते हैं तो तत्काल में जो टिकट लेते हैं उसका रेट थोड़ा सा हाई रहता है। तो रिजर्व टिकट देखिए, दिस वेराइटी ऑफ टिकट कंटेन्स ऑल रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं उसमें, सीट, बर्थ, एज, सेक्स, मेल या फीमेल है, नेम, मे और मे नॉट बी गिवन ऑन टिकट, हिज बोर्डिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। देखिए क्या होता है, जो आरक्षित होते हैं टिकट, है ना, उसमें क्या होता है, इस टिकट में यात्रियों की संख्या लिखी होती है, कितने यात्री हैं, उनकी सीट कौन सी वाली उनको मिली है या बर्थ जिसको कहते हैं वो ऊपर वाली है, मिडिल है, नीचे है, आपने एसी में करवाया है तो वो 2 सीटर वाली है तो आपको अपर बर्थ मिला है कि लोअर मिला है, ये सब कुछ लिखा होता है। आपकी उम्र लिखी होती है ना, आपका लिंग लिखा होता है, स्त्री है कि पुरुष है ये लिखा होता है, टिकट पर नाम, सब कुछ आपका उसमें जहाँ से आप चढ़ रहे हैं और जहाँ तक आपको जाना है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ होता है ना। कुंदन जी, सीटेट का देखिए जब भी फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अभी क्योंकि आया नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कब तक आएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपसे सभी से कहती हूँ कि आप टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि जो भी रिसेंट न्यूज़ रहेगी हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ अपडेट्स नहीं आई हैं, तो लास्ट मंथ आने के चांसेस थे, आई नहीं। अब इस मंथ फुल चांसेस है कि आपके टाइम टेबल्स आ जाएंगे, बट आपकी प्रिपरेशन तो हो रही है ना, तो इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए अलग क्वेश्चन रहता है, हाँ अलग क्वेश्चन रहेगा ना, पेपर 1 के लिए देखिए अलग रहेगा। पेपर 1 के लिए इस तरह से अलग रहेगा क्योंकि वो क्लास 1 से 5th का जो लेवल होता है उस लेवल पर बच्चों का जो पढ़ाई होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, जो ईवीएस में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हैं क्लास 3rd to 5th, ठीक है, यहाँ आपकी ईवीएस लिखा हुआ रहता है बच्चों की बुक में, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अभी देखिए मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज तो करा रही हूँ, टॉपिक हमारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम इसलिए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि बुक में अभी भी बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे आपको कवर कराने हैं, और उसके साथ साथ मैं एमसीक्यू आप लोगों को कराती रहूँगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखिए जब भी डेट आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जो अनरिजर्व टिकट होती हैं उनके बारे में। देखिए अनारक्षित टिकट जो होती हैं, इस तरह के जो टिकट है
में यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। बोर्डिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट, यात्रा की तारीख, यात्रा का किराया आदि जैसे अति सूक्ष्म विवरण इस पर लिखे होते हैं। बस ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं होता है, छोटी मोटी जानकारियाँ ही इसमें लिखी होती हैं। अब देखिए कुछ बच्चों का ये रहता है क्वेश्चन की पेडागोजी कैसे होगी। अब इसी टॉपिक को हम जो देख रहे हैं टिकट्स के बारे में, इससे रिलेटेड देखिए पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके किस तरह से आ सकते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा किस तरह के टिकट में यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी हुई होती है। तो इसको अगर हम देखें तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, तो आपने सिर्फ आंसर सीधे सीधे कर देना है कि जो अनारक्षित टिकट होता है इसमें यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनारक्षित टिकट। लेकिन इसी को जब पेडागोजी में पूछा जाएगा तो उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। कैसे घुमाया जाएगा ये आपको समझना है। देखिए उसमें कैसे पूछा जाएगा कि किसी का भी नाम दे दिया जाएगा कि राम सफ़र पर निकला है और उसके पास एक ऐसी टिकट है जिसमें यात्रा का पूरा विवरण नहीं है। तो आप बताइए कि उसके पास किस प्रकार की टिकट है, ये थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाएगा। तो पेडागोजी में भी आपका जब तक टॉपिक आप क्लियर नहीं करेंगे पेडागोजी के आंसर नहीं कर पाएंगे। पेडागोजी सीधे सीधे नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए और एक ही क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, राम और श्याम दोनों ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया, अच्छा खासा लंबा उसमें लिखा हुआ रहेगा, राम और श्याम दोनों ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। राम की टिकट जो है वो उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जबकि श्याम की टिकट में पूरी डिटेल्स नहीं लिखी हुई है। इनके पास इनमें से कौन ऐसा है जिनके पास रिजर्व टिकट है। तो अब ये आप पढ़ोगे और फिर उसमें खोजोगे आंसर। तो किसके पास है, तो राम के पास है, श्याम के पास है, या दोनों के पास है, या किसी के पास नहीं है, ऑप्शन दे देगा। तो रिजर्व टिकट किसके पास है भाई, राम के पास है, क्योंकि उसके पास सारा उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाएंगे। अब आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे, है ना। तो ये जो है ये टॉपिक हम इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि इस टॉपिक में से आपको एक ही क्वेश्चन पूछे, आंसर वही है, लेकिन उसको क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाएगा कि आप सोच में आ जाएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टॉपिक को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर करिए। और ये भी आप लोगों से कहूँगी, जो बच्चे नए हैं वो तो पिछली वीडियोस देखेंगे ही प्लेलिस्ट में जा करके, लेकिन जो हमारे साथ पुराने जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं कहूँगी कि आप दोबारा से एक एक टॉपिक जब फिर से तैयार करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो एक एक टॉपिक को फिर से देखिए, अपने नोट्स उससे मिलाइए। आपको जो नोट्स मिलेंगे दैट इज़ ओके, वो तो आपको मिलेंगे ही, बट आप जो खुद नोट्स बनाएंगे ना वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उससे आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए इसी में मैंने आपको इसी टॉपिक में 3 तरह के क्वेश्चन बता दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे जो है हम क्वेश्चन इसी तरह के एक ही टाइप का आंसर होगा, जिसके 4 या 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं रखूँगी, जिससे आप लोगों को ये ईजी हो जाएगा समझने में। तो ये आप लोगों का पेडागोजी का स्टाइल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम टेबल ही नहीं है तो आप पहुंचोगे कैसे जहां आपको जाना है। आपको पता ही नहीं है कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो कितने बजे स्टेशन से छूटेगी और कितने बजे हम अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है, वहां तक हम कब पहुंचेंगे। तो ये समय सारणी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम कहते हैं कि अरे हमारी ट्रेन लेट हो गई, है ना। तो आवाज़ फिर धीरे आ रही है, ओके ट्राई करते हैं। माइक हो सकता है थोड़ा हट गया होगा। नोट्स भी कुछ दिन में आप लोगों को इसी वीक मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको नोट्स इसी वीक मिल जाएंगे। डेट वाइज आप लोगों को पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, हम नोट्स अब आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो देखिए टाइम टेबल, इट इज़ अ काइंड ऑफ बुकलेट और गाइड विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। देखिए समय सारणी यह एक प्रकार की पुस्तिका या गाइड है जिसमें विभिन्न स्थानों के बीच यात्रा के संबंध में जानकारी होती है, ठीक है। टाइम टेबल कंटेन डिटेल अबाउट ऑल अवेलेबल रूट्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस
and the places or station which will come during the journey while traveling from one place to another. देखिए समय सारणी जो है उसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये कौन कौन से जगह तक जाएगी। जैसे आप देखते ही होंगे रेलवे का जब आप खोलते हैं तो उसमें आप देख लेते हैं ओपन करके टाइम टेबल, तो उसमें आपको ये दिखा देता है कि अभी ये स्टेशन कहाँ सॉरी ये ट्रेन जो है कौन से स्टेशन पर रुकी हुई है और कितने देर में ये यहाँ से छोड़ेगी। ठीक है, तो समय सारणी विभिन्न स्थानों के बीच सभी उपलब्ध मार्गों, विभिन्न स्थानों और आने वाले स्थानों या स्टेशन के बीच की दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के दौरान मतलब जो यात्रा के दौरान जो जरूरत होती है वो विवरण सब कुछ उपलब्ध करा देता है। तो टाइम टेबल का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की यात्राएं लोग करते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि भाई रोडवेज हो रही है और वाटरवेज हो रही है, ये सब तो हमने देख लिया नॉर्मली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट यात्रा जो है दैट इज़ अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आगे। जो इनमें टॉपिक्स अभी मैंने ऐड किए हुए हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चंस आएंगे। देखिए अंतरिक्ष यात्रा जो है ये दूसरे ही तरह का, एक अलग ही तरह की यात्रा के बारे में आपको बताता है जो हम नॉर्मल इंसान नहीं करते हैं। ये जो स्पेशल पर्सन है वो लोग ही इसमें जाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे उनका एक उद्देश्य होता है ना, उनका एक मोटो होता है, वो मोटो लेकर के जाते हैं कि हमको ट्रैवल क्यों करना है। ऐसे घूमने नहीं जाते हैं कि चलो भाई आज बैठते हैं, एस्ट्रोनॉट वाली ड्रेस पहनते हैं और चले जाते हैं रॉकेट में बैठ के थोड़े मज़े करके आएंगे, है ना। वहाँ कोई आपको चौपाटी तो लगने वाली नहीं है कि आपको चाट या गुपचुप के ठेले मिलने वाले हैं स्पेस में। वो एक स्पेशल काम के लिए जाते हैं और दे आर रिसर्चर्स, वो रिसर्चर होते हैं जो वहाँ पर खोजी यात्रा के लिए जाते हैं, नए नए तरह की वो चीज़ें पता करने जाते हैं, नए तरह के इन्वेंशंस होते हैं। तो इसके लिए जो स्पेस ट्रैवल होता है वो भी स्पेशल पर्सन द्वारा ही किए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैवल में आ जाता है आपका स्पेस ट्रैवल। विथ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन साइंस इट इज पॉसिबल टू गो इनटू स्पेस। देखिए अंतरिक्ष यात्रा जो है एक मिनट मैं थोड़ा सा आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ पहले। रोहित जी न्यू स्टूडेंट्स हैं, इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं। और निधि जी का क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स मिलेगा। हाँ, अगर आपको टेलीग्राम में कोई इशू आ रहा है, जिनका भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है, उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस हमको इन्फॉर्म कर देंगे ना, तो उस हिसाब से हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। लेकिन व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो लंबे नोट्स हैं वो थोड़ा जाने में प्रॉब्लम होती है। व्हाट्सएप में आप देखिएगा कि लंबे वीडियोज़ भी नहीं जा पाते, इसलिए टेलीग्राम हम यूज़ करते हैं। उसमें कितने भी लंबे जो PDF हैं वो चले जाते हैं ईजीली, है ना, ये तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष यात्रा जो है प्रौद्योगिकी विकास, मतलब जो टेक्नोलॉजिकली जो हम देखते हैं डेवलपमेंट जो हुआ है, विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, जो भी हमारा प्रौद्योगिकी के विकास और विज्ञान में प्रगति के साथ अंतरिक्ष में जाना क्या हो गया, अब संभव हो गया है। इन स्पेस ग्रेविटी इज एब्सेंस एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी थिंग्स कीप ऑन फ्लोटिंग इन द स्पेस। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से धरती पर हम इजीली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज़मीन पर हमारे पैर रहते हैं, हम उड़ते फिरते या तैरते नहीं रहते हैं, है ना। तो एक गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो हमें थामे रखती है, हमें ज़मीन पर स्थिर रखती है। लेकिन अंतरिक्ष में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो नहीं होती है। तो ये एक मतलब एक डिफरेंट तरह की यात्रा होती है जो लोग करते हैं। हमें लगता है कि कितनी बड़ी बात है, कितना मज़ा आएगा, तो लेकिन उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम यहाँ पानी पी रहे हैं, वहाँ ड्रॉप के रूप में वो पानी घूमता रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ जीना और सरवाइव कर पाना। तो उसके लिए वो लोग ट्रेनिंग करते हैं कई तरह के, और वैसे माहौल में जी पाना बहुत मुश्किल होता है। और लंबे समय तक भी कई लोग जाते हैं,
तो सोचिए कितनी तरह की परेशानी उन लोगों को होती होगी। तो आगे हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कि क्या क्या वहाँ पर हमें देखने मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। इन स्पेस वाटर डज नॉट स्टे एट वन प्लेस। देखिए पानी जो है एक जगह नहीं ठहरता है वहाँ पे। जैसे यहाँ हमने ग्लास में डाला, हमने पी लिया, वहाँ बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पानी एक जगह ठहरता नहीं है, चारों ओर क्या होता है, बूंदों के रूप में ये तैरता रहता है। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, छोटे छोटे बूंदों के रूप में ये घूमता रहता है। टू वॉश फेस वन नीड्स टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विथ देम। चेहरा धोने के लिए इन बूंदों और गीले कागज को अपने साथ पकड़ना होता है। मतलब वहाँ पे भी एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। पेपर्स आर स्ट्रक टू द वॉल एंड ऑफ स्पेसशिप, अदरवाइज इट विल ऑल्सो फ्लोट। उसको भी क्या करना पड़ता है, कागज को भी अंतरिक्ष यान की दीवार से चिपके रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी तैर जाएगा। उसको आपको पकड़े रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भी तैरने लगेगा। उसके बाद है कि इट विल ऑल्सो फ्लोट, ये भी तैरने लगेगा। देयर इज नो नीड टू कॉम, वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ बाल जो है वो खड़े रहते हैं हर वक्त। आप सोचिए कि कैसा लगता होगा देखने में कि हमारे बाल वहाँ पे बिल्कुल खड़े रहते हैं, तो वहाँ कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये घुमा फिरा के आपके पूछे जा सकते हैं कि जो स्पेस शिप में जा रहे हैं, स्पेस में जो लोग जा रहे हैं, है ना, उनको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वहाँ कंघी करने की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग कि भाई वहाँ पे बाल घर से कटिंग करके जाने होते हैं या वहाँ पे हमें टकले होकर के जाना होता है, कुछ भी ऑप्शंस आपको दे सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर ये होता है कि हमारे बाल जो है वहाँ क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इसलिए कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन सोने के लिए भी जो हमारा एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है कि हम लेट जाते हैं और बेड पे सो जाते हैं, वहाँ तैरते रहेंगे तो आपको रिलैक्स फील नहीं होगा। सोचिए कितनी परेशानी वो लोग उठाते हैं। अभी सुनने में तो हमको हंसी भी आ रही है, रियली हंसी आती ही है सुनने में कि आपके बाल इस तरह से खड़े रहेंगे, बड़ी हंसी वाली बात है। पानी की बूंदें घूमती रहेंगी और आप पेपर लेके घूम रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक उनके लिए, हमारे लिए तो हंसी का कारण है बट उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल का कारण है। सिर्फ ये इसलिए होता है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है। ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है, स्माइली फेस आने लगे, आप लोग के हंसते हुए चेहरे देखने मिल रहे हैं। और थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मजाक वाली क्लास भी हो जाती है, बट ये आप लोगों को याद रहेगी ये चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बता रही हूँ कि आप याद रख सकें, है ना। बेसिक हमारा जो हमारा उद्देश्य है कि हम इन पॉइंट्स को याद रख सकें, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझ सकें, जान सकें कि ऐसा क्यों होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी से चेहरा धोने के लिए गीले कागज की ज़रूरत क्यों पड़ती है वहाँ पे? क्योंकि बूंद जो हैं वहाँ पे कैसे घूमते हैं, गोल गोल छोटे छोटे पानी के बूंद के रूप में, जो पानी जो है वो बूंदों के रूप में जा रहा है, घूम रहा है, तो उससे हम नहीं धो पाते हैं। तो हमको कागज़ को गीला करके अपने फेस को पोंछना पड़ता है, क्योंकि हम धो नहीं सकते। पानी जो है पानी की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि छोटे छोटे बॉल्स के रूप में वहाँ बिहेव कर रहा है। तो ये रीज़न है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन द अर्थ थिंग्स फॉल एंड रेस्ट एट वन प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हम कोई भी चीज़ें फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह गिरती है और रुक जाती है। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून इन 1969। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका बनता है कि पहले चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। उन्होंने कब कदम रखा था, तो 1969 में रखा था। और आप में से कोई आंसर कर सकता है कि उनके साथ एक व्यक्ति और भी थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक व्यक्ति और भी गए थे चांद पर, साथ में ही ये दोनों गए थे। तो उनका नाम कौन बताएगा मुझे? ये हम स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सबने स्कूल में पढ़ा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक और कौन से एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, उनका नाम आपको बताना है। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ आप लोगों के आंसर्स का।
जल्दी आंसर करना है, कोई गूगल सर्च नहीं करेगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ और कौन गया था चांद पर? रूपाली जी का आंसर सबसे पहले आया है एडविन। पूरा नाम लिखिए। नहीं, जहांगीर बाबा नहीं है, मिस्टर बैज भी नहीं है, एडमिन। क्या उस टाइम पे भी व्हाट्सएप चल रहा था? एडमिन की बात हो रही है। हाँ, एडविन ऑल्ड्रिन आंसर आ गया है। हाँ, पूरा नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा। एडविन ऑल्ड्रिन साथ में गए थे। राइट आंसर है रूपाली जी का। ताली बजा दीजिए भाई सब अपने पास, आपके सबके पास दो हाथ हैं, ताली बजा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज एडविन ऑल्ड्रिन। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जब चांद पर गए तो पहले उतरने वाले थे एडविन ऑल्ड्रिन। ठीक है, इन लोग का सेटिंग रहता है पहले से कि कौन पहले उतरेगा, ये सब ये सीख करके ही जाते हैं कि किसको क्या करना है, सबकी अपनी ड्यूटी फिक्स्ड होती है। बट हमने पढ़ा था इसके बारे में कि वो वहाँ पर हिचक गए थे और अपना पहले पैर आगे नहीं बढ़ाया था, जिसके कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले अपना पैर बढ़ाया और चांद पर रखा। जो पहले व्यक्ति माने जाते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने अपना पहला कदम चांद पर रखा और दूसरा कदम भी उन्होंने ही रखा। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे एडविन ऑल्ड्रिन। दैट इज़ वेरी राइट आंसर, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि भारतीय मूल से हैं, जन्म उनका यहाँ हुआ है और उनके पास सबसे अधिक समय बिताने और महिला द्वारा अंतरिक्ष में चलने की संख्या का भी रिकॉर्ड है। उनके बारे में हम आगे देखेंगे और अच्छा लगेगा आप लोगों को उनके बारे में जानकर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कल्पना चावला। इनसे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब जो स्पेसशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, कल्पना चावला वॉज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड मैकेनिकल इंजीनियर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो टू स्पेस। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो हु इज़ द फर्स्ट विमेन हु वॉज गो इन स्पेस। ठीक है, जो पहली बार स्पेस में गई हैं वो भारतीय महिला कौन है? तो शी इज़ कल्पना चावला। ये बहुत दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया in 1997 as a mission specialist and primary robotic arm operator। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों के सदस्यों में से एक थी। देखिए, आपको ऊपर जो फोटो दिख रही है, शी इज़ कल्पना चावला, और नीचे जो है इनका पूरा ग्रुप है जो कि स्पेस में गए थे रिसर्च के लिए। बट क्या होता है, जब ये स्पेसशिप लॉन्च हुई, जब ऊपर गई तो कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई थी और वो तुरंत तो पता नहीं चलता है कि कोई टेक्निकल इश्यूज हैं। जब आगे वो चला गया तो फिर क्या हुआ, उसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसके कारण वो शटल में धीरे धीरे डैमेज शुरू हो गया, क्योंकि ये इतना फास्ट होता है कि इसमें डैमेज शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो हाँ, डेट भी आ गया इसमें। तो देखिए, 1997 में जो है ये मिशन पे गए थे और ये 7 यात्री थे जो कि स्पेस में गए थे और वापस ये नहीं आ पाए थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये बहुत दुखद बात है। पहली बार तो ये गई थी, जो इंडियन महिला थी, लेकिन ये वापस नहीं आ पाई थी। इनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इसलिए।
सेकंड हमारी हैं सुनीता विलियम्स। ये अमेरिकन है, इनका जन्म लेकिन हिंदुस्तान में ही हुआ है। सुनीता विलियम्स इज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड यूनाइटेड स्टेट नेवी ऑफिसर हैं, ठीक है, ये नेवी की ऑफिसर भी हैं। हु फॉर्मली हेल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट स्पेस वॉक, सबसे ज़्यादा जो अंतरिक्ष में चलने वाली महिला के रूप में। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा जिन्होंने फुट स्टेप्स रखे हैं वो कौन है, तो ये हैं सुनीता विलियम्स, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो सुनीता विलियम्स है ये एक अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ और किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि शी इज़ नेवी ऑफिसर, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट में ये क्या है, नेवी ऑफिसर हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब एक ही टॉपिक में से आपके बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, आगे भी मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ इसके बारे में। श्वेता जी गुड इवनिंग। और जो सुनीता विलियम्स है एक बार मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ हिंदी में भी। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम आप सभी जानते हैं नासा, ठीक है, के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, क्योंकि पहली महिला जो है वो कल्पना चावला हैं और इनका जन्म जो है वो इंडिया में होने के कारण ये भारतीय मूल की कही जाती हैं। बाकी इनकी सारी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ हुई है, अमेरिका में हुई है, ठीक है। तो अमेरिका में ही ये क्या है, नेवी ऑफिसर हैं। तो इनका प्रोफेशन भी हमको पता चल गया कि ये स्पेस में यात्रा करने वाली महिला हैं, दूसरे नंबर की भारतीय महिला, और ये एक नेवी ऑफिसर भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया है कि सबसे ज़्यादा स्पेस में वॉक करने का, चलने का, सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस में चलने का रिकॉर्ड, क्योंकि स्पेस में चलना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड, 195 डेज टोटल यात्रा, यस राइट, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए जिनके पास भी अलग और नॉलेज है उनको बताना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 डेज तक, 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है इसमें। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या है, जो अमेरिका में क्या है, एक डॉक्टर हैं। तो देखिए आपका ये जो टॉपिक है सुनीता विलियम्स, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं। एक आपका बन जाएगा कि ये दूसरे नंबर की भारतीय महिला हैं जो स्पेस में गई हैं। एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि इनके नाम पर सबसे ज़्यादा स्पेस में वॉक करने के लिए, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वॉक करने के लिए रिकॉर्ड है, तो शी इज़ सुनीता विलियम्स। और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इन्होंने कितने दिन तक वहाँ पे यात्रा की है, तो मतलब वहाँ रहने का कीर्तिमान बनाया है, तो 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान बनाया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको याद करके रखिए, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं जिनको कोई भूल नहीं सकता है, और भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में अब बताते हैं। ये हमारे ऐसे ऐसे कीर्तिमान इन लोगों ने बनाए हैं और इनसे क्वेश्चन आते ही हैं घुमा फिरा के। अभी तक इनसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकें, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक बुक जो है उनमें इनका जिक्र है, तो एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो विंग कमांडर राकेश शर्मा, देखिए इनका भी प्रोफेशन क्या है, ये भी विंग कमांडर हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये भी विंग कमांडर हैं। कहाँ हैं, इंडियन एयरफोर्स में पायलट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे घुमा फिरा के उनके अदर प्रोफेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। विंग कमांडर राकेश शर्मा एसी इज एज फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट हु फ्लू अब्रॉड, ठीक है, सोयूज T-11, ठीक है, इस नाम के जो है ऑन 3 अप्रैल 1984 एज पार्ट ऑफ अ सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम। ही इज़ ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इन स्पेस। ये भारत के प्रथम और विश्व के 38वें अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है राकेश शर्मा, और इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था, ठीक है।
ही इज़ द ओनली सिटीज़न, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मैं बताती जा रही हूँ। और जो राकेश जी जो हैं, राकेश शर्मा जी जो हैं, इनका बचपन से ही जो है विज्ञान में काफ़ी ये रुचि रखते थे, बहुत रुझान था। बिगड़ी चीज़ों को बनाना और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखना उनकी आदत थी। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। ये प्रथम भारतीय हैं, ये याद रखिएगा। कल्पना चावला जो है प्रथम महिला हैं जो भारतीय मूल की हैं, जो 1997 में गई थी, लेकिन ये प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि 1984 में गए थे। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये प्रथम भारतीय हैं और 1984 में ये अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने सैल्यूट 7, मैंने पढ़ा था आप लोगों को, सैल्यूट 7 जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ भारत एक व्यक्ति को बाहरी अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का 14वां देश बना, क्योंकि उस समय 1984 में भी इतना आज जितना डेवलपमेंट हो चुका है, उस टाइम पे भी इतना डेवलपमेंट नहीं था। अभी तो बहुत तरक्की कर ली है हम लोगों ने, क्या नहीं कर ले रहे हैं। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था और हमारे देश के प्रथम भारतीय हैं जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ऑल्दो देयर हैव बीन अदर एस्ट्रोनॉट विथ some Indian background who were not Indian citizen, Rakesh Sharma became the first Indian to go to space on 3rd April 1984. He spent 7 days, 24 hours and 40 minutes aboard the Salyut 7 space station. With Sharma's space voyage, India became the 14th nation in the world to send a man to outer space. ये 14वां देश बन गया जो कि अंतरिक्ष में भेजने वाला देश कहलाया। ठीक है, तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ट्रेवल के आज हो गए हैं, और कल भी हमारी क्लास होगी जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। इसको आपको ज़रूर अटेंड करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कल भी कुछ जो स्पेशल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। और ये जो हमारा ट्रैवलिंग टू स्पेस है, ये एक डिफरेंट टाइप का ट्रैवलिंग है। इसी तरह के और भी डिफरेंट तरह के जो ट्रैवलिंग्स होते हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग मी। और ध्यान रखिए कि आप लोगों को क्लासेस जिन्होंने नया आज ज्वाइन किया है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू मेंबर्स हैं, उनको क्या करना है एक बार देख लीजिए। आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। आपको वीडियोस प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। वीडियोस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पुरानी से लेके अब तक की सारी वीडियोस आपको क्लियरली शो हो जाएंगी। ठीक है, और क्लासेस जो है हमारी, जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास रेगुलर, जैसे हमारी 6 बजे होती है, उस टाइम पर मैं डेली आप लोगों को टाइम टेबल भी बताती हूँ, क्लास का क्या स्केड्यूल है वो सारा कुछ बताती हूँ। आप शुरू से हमारे साथ जुड़िए एवरीडे, और क्लास के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग से वैसे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है 9 बजे से, एसएसटी की क्लास रहती है, और फिर लास्ट हमारी जो क्लास होती है वो हिंदी की 10 बजे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। और फिर हम कल मिलते हैं 6 बजे। तो जिनको भी क्लास अच्छी लगती है वो बिना लाइक के नहीं जाएंगे, सबको लाइक ज़रूर करना है। बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग लाइक करने में, तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और कल आपसे फिर मैं मिलूँगी 6 बजे।